स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैट्रिक्स के इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो आपको इससे जो वेरिएबल है इसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी x y z है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। 3 पार्ट है, एक एक पार्ट लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, मैट्रिक्स 4 3 x 5 इज इक्वल टू मैट्रिक्स y z 1 5। देखिए दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इधर भी मैट्रिक्स और इधर भी मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करके ये जो मिसिंग क्वांटिटी x y और z आपको दिखाई दे रहा है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है मतलब इक्वल है, लेकिन वो इक्वल होते हैं तो क्या होता है उनका ऑर्डर सेम रहता है। इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसका ऑर्डर है 2x2, 1 2 टू हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब 2 रोज है, 1 2 2 वर्टिकल लाइंस मतलब 2 कॉलम। इधर वाले मैट्रिक्स को देखो, इसमें भी 1 2 टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 2 वर्टिकल लाइन है, तो इसका ऑर्डर भी है 2x2। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है तो हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं ऐसे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। तो कंपैरिजन में क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन मैट्रिक्स को आप कंपेयर कब करेंगे, जब उसका ऑर्डर सेम रहेगा और बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा, तभी लगेगी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 4 बोल सकते हो आप इसको, y इज इक्वल टू 4। ये एक वैल्यू तो आ गई है। फिर 3 इज इक्वल टू z, या इसको बोल सकते z इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद x इज इक्वल टू 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर पाऊँ, x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1। अब एक एलिमेंट बचा 5 इज इक्वल टू 5, ये भी इक्वल है। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 5 है यहाँ 4 हो जाए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ही होंगे जब दो मैट्रिक्स इक्वल है, उनका ऑर्डर सेम हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको हमेशा इक्वल ही मिलेंगे। तो 5 इज इक्वल टू 5 लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 है तो यहाँ 6 आ जाए या -5 है, ऐसा कभी नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके हमेशा इक्वल रहेगा। जो अंडरस्टूड है वो एकदम इक्वल रहेंगे, और जो जिनकी वैल्यू पता नहीं है अपने को, उनको आप इक्वल रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 2। ये x y z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। कैसे कैलकुलेट किया हमने, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब मैंने ऐसा लिखा है इसको 4 इज इक्वल टू y, कोई डायरेक्ट y इज इक्वल टू 4 लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 3 इज इक्वल टू z लिख दिया था पहले, बाद में मैंने उसको z इज इक्वल टू 3 लिखा, कोई इसको डायरेक्ट z इज इक्वल टू 3 लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप शॉर्ट में z इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। ठीक, ये आंसर हो गया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, मैट्रिक्स x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 6 2 5 है। देखिए दो मैट्रिक्स हैं और दोनों इक्वल हैं, तो हमको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले वाले का ऑर्डर देखो, 2x2 का है, 1 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसको देखो, इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन लगा तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 दे दो। ये 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, 2 इज इक्वल टू 2 है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये 5 प्लस जेड को 5 पे, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू 0।
ये एक आंसर आ गया। फिर एक्स वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को सॉल्व करके बच्चे वाले एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, जेड की तो निकल गई। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, एक्स की भी निकाल सकते हो, वाई की भी निकाल सकते हो, which implies x is equal to 8 upon y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इक्वेशन सेकंड करो। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख देना, तो x की भी आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग x is equal to 8 upon y in equation first। पुटिंग x is equal to 8 upon y in equation first। पुटिंग द वैल्यू आप x भी लिख सकते हो, रख दो x के प्लेस पे 8 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो, y और 1 का एलसीएम y हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करो, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये y का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6y को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर माइनस 6y हो जाएगा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। y में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, x के प्लेस पे y है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो ये मिडिल टर्म माइनस 6y जो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से माइनस 6y को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 8y स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पर माइनस 6y आ जाए। प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव लेना। तो दो नेगेटिव नंबर ऐसे बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8y स्क्वायर हो जाए प्लस का, और प्लस करने पर माइनस 6y। यस, माइनस 4y और माइनस 2y। वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप चाहे इसको माइनस 2y माइनस 4y लिखो या माइनस 4y माइनस 2y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चेक करके देखना दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 6 हो। अब दो में से कॉमन निकालो, y कॉमन निकालें, देखा y माइनस 2, थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो, 4 बार 8 में से 4 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 4 कॉमन हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये दोनों फैक्टर हमेशा एक जैसे आते हैं। y माइनस 2 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, y माइनस 2 ये कॉमन निकालो, ये y माइनस 4 बच गया इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि y की दो वैल्यू आ रही, y इज इक्वल टू 2 भी आ रहा है और y इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है। z की वैल्यू तो निकल गई अपनी 0। अब ये दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 यहाँ रखते इक्वेशन सेकंड में, तो x की भी दो वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन y की वैल्यू पहले 2 रख दो, ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 रख दो y की वैल्यू, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू आ गई 4 और 2। अब करके पूरी वैल्यू लिख देते अपन इकट्ठे, तो देयरफॉर करके देयरफॉर x इज इक्वल टू पहले 4, x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा और z तो 0 है। एक फिर x इज इक्वल टू 2
और करके x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 रहेगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, और z तो आपका 0 ही है। ऐसे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। थोड़ा काम ज़्यादा आ गया इसके अंदर, क्योंकि दो दो वैल्यू है। समझ आ गई कैसे वैल्यू निकालना, आसानी से निकाल सकते थोड़े से कैलकुलेशन के बाद। आंसर देख लो चाहो तो। मेरा 6 का सेकंड x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट थर्ड, मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स 9 5 7। यहाँ से भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। यहाँ देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3 बाय 1, 3 बाय 1 का है। इसको देखो 1 2 3 और ये 1, ये भी 3 बाय 1 का। देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो बाय इक्वालिटी आप मैट्रिसेस से कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिख लो। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन 1 दे दो। सेकंड है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, तो इक्वेशन सेकंड दे दो। एंड लास्ट एलिमेंट है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब इन तीनों को सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू 5 दी हुई है और ये वाले इक्वेशन में x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड के प्लेस पे 5 रख देते हैं, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 करके y की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये x प्लस जेड, यहाँ रखेंगे x प्लस जेड की वैल्यू 5, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 5 को इधर शिफ्ट कर लो, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, एक वैल्यू आ गई आपकी y इज इक्वल टू 4। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, यहाँ y प्लस जेड की वैल्यू 7 दी है, यहाँ y प्लस जेड के प्लेस पे 7 रख देते तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से y प्लस जेड के प्लेस पे 7 रख दो, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, ये x की वैल्यू भी आ गई। अब x भी आ गया और y भी आ गया, z चाहिए तो कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, ये सेकंड में रख देते हैं तो z की आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, मैं सेकंड में रख रहा हूँ। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू रख दिया मैंने 5, ये x की वैल्यू रख दिया मैंने 2 की वैल्यू, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा आपका जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2, प्लस 2 को शिफ्ट कर दिए, अपने पास जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, देयरफॉर करके लिख सकते हैं आखिरी में इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आंसर छोड़ रहे हो, कैसा भी सॉल्व करो आपको सही निकालना है। इक्वेशन से वैल्यू का आपको माइनस करना तो माइनस कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू, मेरा 6 का थर्ड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d
फ्रॉम द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स का, जिससे आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखो, ये मैट्रिक्स से और ये भी मैट्रिक्स से बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। 1 2 हॉरिजॉन्टल रोज है और 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से तो 2 रोज हो गई और 2 वर्टिकल लाइन से तो 2 कॉलम्स हो गए। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 बाय 2 हो गया, सेकंड वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 बाय 2 है। देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख लेते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसको एक इक्वेशन दे दो, where 2a plus c is equal to 5, 2a plus c is equal to 5। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। उसके बाद 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको दे दो आप इक्वेशन थर्ड। और एक एलिमेंट और है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30, and 3c plus d is equal to 30। इसको दे दो इक्वेशन। देखिए 4 इक्वेशन, अब इसको कैसा भी सॉल्व करो आप और एबीसीडी की वैल्यू निकालो। तो देखो जरा किसको सॉल्व करने से क्या होगा। फर्स्ट वाला a माइनस बी दिख रहा है, ये 2a माइनस बी दिख रहा है, तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते तो ये माइनस बी का प्लस बी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू कहीं भी रख के बी की निकाल लेंगे। फिर ये a और c वाले, ये प्लस सी और ये 3c प्लस डी, किसी को भी सॉल्व कर लो। पहले मैं क्या करता हूँ, ये थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 1। आप 1 में से थर्ड को भी माइनस कर सकते, लेकिन ये बड़ा दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैं इसमें से माइनस कर दो। पहले थर्ड को लिखो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसके नीचे फर्स्ट को लिखो, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। आप फर्स्ट वाले को माइनस कर रहे थे, इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। जो माइनस रहता है उसको प्लस कर देते, जो प्लस रहता है उसको माइनस करते। मालूम है आपको, एलिमिनेशन मेथड पढ़े आपको। ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी गेट्स कैंसल। 2a माइनस a करेंगे तो a, 0 + 1 1, a की वैल्यू तो आ गई आपकी 1। आप इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी। अपना टारगेट abc की वैल्यू निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a के प्लेस पर रख दो 1, ये माइनस b इज इक्वल टू -1। ये 1 -1 को इधर शिफ्ट कर लो, +1 माइनस b को इधर शिफ्ट कर लो, +b। b इज इक्वल टू 1 + 1 2, b की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, है ना, इसके अंदर, तो c की वैल्यू आ जाएगी। फिर c की वैल्यू यहाँ रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रख दो, सेकंड इक्वेशन में 2 और a की वैल्यू है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 + c इज इक्वल टू 5, c को ही रहने दो, 5 - 2, तो c इज इक्वल टू आ गया आपका 5 - 2 करेंगे तो 3। c की वैल्यू भी आ गई। आप ये c की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, फोर्थ इक्वेशन में तो d आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 रख दो, 3 × c की वैल्यू है 3 और प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू 13। 9 को उधर शिफ्ट कर दो तो d इज इक्वल टू 13 - 9, d इज इक्वल टू 13 - 9 करेंगे तो 4। आप चाहे तो लास्ट में लिख दो, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। चाहे तो लिख सकते हो ऐसा, नहीं तो ये तो लिखो 1 2 3 4
बढ़िया वैल्यू आ गई। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 4। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाय n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब? ए ऑप्शन है m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दिस। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? ये m और n क्या है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहती है तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होगा सी करेक्ट? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते हैं क्या? सी इज करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये रोज है और ये कॉलम्स, ये रोज और कॉलम इक्वल रहे। कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? x और y की कौन सी वैल्यू ये गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस को इक्वल बनाएगी? तो ये दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, अब इसमें इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं इक्वल के लिए और x और y की वैल्यू निकालते, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। मैट्रिक्स ले लो, 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स रख दो, 0 8 y माइनस 2 और ये 2। देखिए इनको इक्वल रखें, मैट्रिसेस इक्वल बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन इक्वल रखने के पहले आप ये चेक कर लेंगे कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। ये जरूरी है दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नहीं तो कुछ और ऑर्डर दे दिया और आप इक्वल रख के नहीं सॉल्व कर सकते उसको। आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू -7/3 हो जाएगा। होगा? देखो 7 को शिफ्ट करेंगे तो -7 और 3 से डिवाइड कर दो। फिर ये 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, 5 + 2 7। इसके बाद ये थर्ड एलिमेंट y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 8 - 1 7 हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाला 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 और ये 4 इधर आ जाएगा, -3x को इधर कर देंगे तो +3x। x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3। अब देखना जरा ध्यान से, क्योंकि x की एक वैल्यू निकली है -7/3 और x की एक वैल्यू निकली है -2/3। y की वैल्यू निकली है 7, y की वैल्यू निकली है 7 और y की वैल्यू निकली है 7। y तो ठीक है, लेकिन दोनों में से x में से दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? एक वैल्यू -7/3 और एक -2/3, दोनों अलग अलग वैल्यू निकलिए, अलग अलग नहीं निकल सकते, एक जैसी वैल्यू निकलना पड़ेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आप x इज इक्वल टू 7 ले लिया और x इज इक्वल टू -1/3 तो आई नहीं थी, ये तो है ही नहीं। y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -2/3 वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर करेक्ट टिक नहीं लगाना है आपको, ये भी रॉन्ग है। x इज इक्वल टू -1/3 तो है ही नहीं, और ये y इज इक्वल टू -2/3 ये भी नहीं। तो यहाँ पर x की दो अलग अलग वैल्यू निकल रही, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड इज द करेक्ट आंसर।
अब किसी बच्चे ने ये देख लिया कि x इजिकल टू -2/3 और y इजिकल टू 7, ये देखो दो वैल्यू दी हुई, और इस पे कभी टिक कर दिया उसने तो गलत हो जाएगा आंसर। आपने जो वैल्यू निकाले x की दोनों वैल्यू एक जैसी निकलना चाहिए, जैसे y की दोनों एक जैसी निकली थी तो x की भी दोनों एक जैसी निकलना चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक वेरिएबल की दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही है और एक की कुछ अलग आ रही है तो उस कंडीशन में नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिख देंगे, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से करने का क्वेश्चन है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब इसमें एक चीज जाती है दिमाग में कि इसके पहले अपन एक क्वेश्चन करे थे तो वहां पे दो दो वैल्यू आई थी, लेकिन वहां पर y की दो आई थी तो x की भी दो अलग अलग आई थी। यहाँ पर y की दोनों एक जैसी आ रही तो x की भी दोनों एक जैसी आना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगी वैल्यू। और कभी एक सिचुएशन आ जाए कि x की एक वैल्यू अलग और दूसरी वैल्यू अलग आ रही, y की दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिख देते। तो ये वाला ऑप्शन दिखता है यहाँ पे करेक्ट, एक ऑप्शन को ये वाला लिख देता है और एक ऑप्शन ये वाला भी लिख देता है, दोनों वैल्यू एक जैसी आना चाहिए, x की भी ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, गलती कराने के लिए है ये बच्चों से क्वेश्चन। आंसर दिखा देता हूँ मेरा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तुम दिया लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, टिक तो लगा दिया। ठीक, समझ आया क्वेश्चन। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑर्डर 3/3 के जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस है विथ ईच एंट्री 0 और 1, उसमें हर एक जो एंट्री है या हर एक जो एलिमेंट है मैट्रिसेस के वो या तो 0 है या फिर 1 है। इस तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे? 27 होंगे, 18 होंगे, 81 होंगे या 512 होंगे? कितने होंगे? 512 मैट्रिसेस होंगे। 3/3 के हम 512 मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसकी एंट्री या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, या तो उसका हर एक एलिमेंट 0 0 होगा या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। ऐसे 512 मैट्रिसेस पॉसिबल है। अभी कैसे 512 आ गया उसको मैं आपको निकाल के बताता हूँ, याद रख लो आप। ऐसे ही 512 होते कभी ऐसा आ जाए तो। चलिए कैसे 512, आप सोचने लगे सर डायरेक्ट आंसर बता रहे, पता नहीं क्या होता है। हाँ सोच रहे थे ऐसा, नहीं ऐसा नहीं सोचना। चलिए देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3/3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 तो 9 हो जाएगा हर एक मैट्रिक्स में। तो 9 एलिमेंट वाले कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है 3/3 ऑर्डर के, ये बोल रहे हैं। तो और उन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट जो है वो या तो 0 हो या फिर 1, कोई थर्ड एलिमेंट नहीं आए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ ए, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा मैं, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा और एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा और एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखूंगा। छोटे बड़े हो रहे हैं उस पर नहीं जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 का था। ठीक है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे 3/3? अब ये हर एक एलिमेंट जो है वो या तो 0 हो या 1। अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है इसको अपन कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 2 वेज में फिल कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं 2 वेज में। या तो आप यहाँ पे एंट्री 0 रख दो या 1 रख दो। ये वाले एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? इसको भी फिल करने के 2 वेज होंगे। या तो यहाँ पे 0 रख दो या 1 रख दो। ये वाले एलिमेंट को फिल करने के वे कितने होंगे? इसके भी 2 वेज होंगे भाई, 0 रखो या 1 रखो। ऐसे सारे एलिमेंट्स को फिल करने के वेज 2 ही होंगे। इस एलिमेंट को फिल करने के भी 2 वेज होंगे, इस एलिमेंट को फिल करने के भी 2 वेज होंगे, इस एलिमेंट को फिल करने के भी 2 वेज होंगे।
इस एलिमेंट को फिल करने के भी 2 वेज होंगे, इस एलिमेंट को फिल करने के भी 2 वेज होंगे, इस एलिमेंट को फिल करने के भी 2 वेज होंगे। या तो आप एलिमेंट 1 रखो या 0 रखो, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ ways to fill each element is equal to, हर एक एलिमेंट को फिल करने के 2 वेज है या 2 तरीके मैंने यहाँ लिख दिया। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो गए? टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस is equal to, देखना 2 ways into 2 ways into 2 ways into 2 into 2 into 2 9 टाइम कर लो, into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये into 2। 11th क्लास में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़े थे। उसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग होता है कि अगर कोई इवेंट m बेस में हो रही है और उसके बाद कोई इवेंट n बेस में हो रही है तो टोटल पॉसिबल बेस क्या हो जाते हैं, m बाय n। जितने बेस रहते उसका मल्टीप्लाई का, और उससे ज्यादा अगर इवेंट हो, 3 इवेंट हो तो तीनों को मल्टीप्लाई करते। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ये वाला एलिमेंट 2 बेस में फिल हो रहा, ये वाला 2 में, ये वाला 2 में, तो सारे बेस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हुआ है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम लिखें तो इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 होता है 5 बार में, और 4 बार में 16 होता है। 32 में 16 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 इंटू 32, 16 2 जा 32, 2 2 3 बचा 16 3 जा 48 और 3 51 512। So which option is correct? Option D is correct. Option D is correct. आया समझ में? आप बोल रहे होंगे क्या बना रहा मैं, तो समझाने के लिए बनाते हो सब, समझ आ गया आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने थे, इतना आपको सब करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट 9 एलिमेंट है टोटल, हर एक एलिमेंट को 2 वेज में फिल कर सकते हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज किया गया है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स के अंदर बचपन से लेके आज तक जितनी भी चीजें आपने सीखे, जितनी भी चीजें आपने सीखे नहीं सीखे वो नहीं मालूम, जितनी भी चीजें क्लास 1 से लेके यहाँ तक के आज की क्लास तक, कल की क्लास तक जितनी चीज आपने आपके कोर्स में आ चुकी है, उनका कहीं ना कहीं जाके मैथमेटिक्स में यूज होता है, कहीं ना कहीं जाके यूज होगा। भले ही वो आपने स्टैंडर्ड 1 में सीखे हो, या स्टैंडर्ड 6 में सीखे हो, या स्टैंडर्ड 10 में सीखे हो, या 9th में सीखे हो, या 11th में सीखे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे से रूप में वो आ जाते हैं। अब जैसे ये 11th क्लास का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बोल के बताया कि कोई इवेंट m बेस में हो रही है, उसके बाद में n बेस में हो रही है, तो टोटल बेस m बाय n होते हैं। यदि आपने पढ़े है तो आपको याद आ गया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़े है तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक इतना सा भी कॉन्सेप्ट यदि किसी का छूट जाए तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके तंग करेगा। ये है पढ़ाई, इसलिए आपको जितनी चीजें रहती है आपके सिलेबस में हर क्लास के अंदर, वो हर एक चीज पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने पहले नहीं पढ़े, टाइम पे नहीं पढ़े, तो बाद में आपको उसको देखना पड़ेगा, बाद में आपको उसको समझना। आप सोचेंगे कि ऑटोमेटिक मेरे को कोई चीज आ जाएगी, नहीं आ। तो ये एक्सरसाइज हो गई, ये डन आपकी एक्सरसाइज हो गई डन, ठीक है, ओके बाय।